नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य EAFM, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिंडौन सिटी। साथियों, आज हम वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत डिविडेंड पॉलिसी अर्थात लाभांश नीति का अध्ययन करेंगे। लाभांश नीति का अध्ययन करने से पहले हमें लाभांश का अर्थ समझना होगा। लाभांश विभाजन योग्य लाभों का वह भाग है जो कंपनी के प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में प्राप्त होता है, लाभांश कहलाता है। विभाजन योग्य लाभ से आशय उस कंपनी के उन लाभों से है जो वैधानिक तौर पर अंशधारियों के लाभांश के रूप में बांटे जा सकते हैं। इस आशय के लिए शुद्ध लाभ का अभिप्राय उस लाभ से होता है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 394 की व्यवस्थाओं के अनुसार है तथा इसमें आयकर की राशि घटा दी गई है एवं कंपनी अधिनियम की धारा 205 के अनुसार ह्रास डेप्रिसिएशन घटा दिया गया है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि 3 शर्तें पूरी नहीं हो जाती। पहली शर्त है कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में लाभ होने चाहिए। 2, संचालक मंडल के द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। और नंबर 3, इस सिफारिश को वार्षिक साधारण सभा AGM एनुअल जनरल मीटिंग के अंतर्गत अनुमोदन भी करना चाहिए। अतः पूर्वोक्त से यह स्पष्ट है कि लाभांश का आशय कंपनी की अर्जनों के उस भाग से है जो कंपनी के अंशधारियों में बांटा जाता है। लाभांश वस्तुतः कुल अर्जनों में से समस्त व्ययों को घटाने के बाद जो बचता है उसमें से वितरित किया जाता है। लाभांश के प्रकार फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड लाभांश विभिन्न रूपों में वितरित किया जाता है, परंतु साधारणतया यह नगद रूप में ही वितरित किया जाता है। कभी कभी यह बोनस अंशों के रूप में भी वितरित किया जा सकता है। लाभांश नगद या बोनस अंशों के अतिरिक्त अन्य रूपों में भी वितरित किया जा सकता है, जिन्हें निम्न प्रकार समझा जा सकता है। नगद लाभांश। लाभांश का यह सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय रूप है। साधारणतया अंशधारी इस रूप में लाभांश लेना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि लाभांश प्राप्ति का यह एक सुविधाजनक तरीका है। जिन कंपनियों की तरल स्थिति ठीक होती है वे कंपनियां लाभांश नकद में ही वितरित करना पसंद करती है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 205 के अनुसार भारतीय कंपनियां नकद एवं स्कंद लाभांश के अलावा अन्य किसी प्रकार से लाभांश नहीं बांट सकती है। स्कंद लाभांश को बोनस अंशों के रूप में लाभांश के नाम से जाना जाता है तथा ऐसा संचित कोषों या लाभों का पूंजीकरण करके किया जाता है। जिन कंपनियों की तरल स्थिति ठीक नहीं होती है वे साधारणतया अपने लाभों का पूंजीकरण करके स्कंद लाभांश वितरित करती है। इसके अंतर्गत कंपनी नगद लाभांश नहीं देती है। ऐसे अंशों को बोनस अंश के नाम से जाना जाता है। ऐसा करने से लाभ का समुचित उपयोग व्यवसाय में ही हो जाता है तथा लाभांश का वितरण भी संभव हो पाता है। बंध पत्रों के रूप में लाभांश कंपनी नगद लाभांश न देकर बंध पत्रों या ऋण पत्रों के रूप में भी लाभांश वितरित करती है। बंध पत्र या ऋण पत्र दीर्घकालीन हो सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि कंपनी लाभांश का वितरण तत्काल न करके भविष्य की किसी तिथि को करना चाहती है। इस प्रकार का लाभांश तभी वितरित किया जाता है जब कंपनी ब्याज संबंधी बढ़े हुए दायित्वों का संपूर्ण भार उठाने में अपने आप को असमर्थ पाए। कभी कभी लाभांश के लिए प्रतिज्ञा पत्र अर्थात प्रोमिसरी नोट भी दिए जाते हैं जिन पर ब्याज भी दिया जाता है। इसे स्क्रिप डिविडेंड कहा जाता है। स्क्रिप लाभांश की अवधि अल्पकालीन होती है। संपत्ति लाभांश। नगद के अतिरिक्त लाभांश संपत्ति के रूप में भी वितरित किया जाता है। अन्य कंपनियों की तथा सरकार की प्रतिभूतियों को लाभांश के रूप में वितरित किया जा सकता है। इस प्रकार कंपनी की अन्य विभाजन योग्य संपत्ति का भी लाभांश के रूप में वितरित किया जा सकता है। लाभांश वितरण का यह रूप बहुत ही कम संस्थाओं द्वारा अपनाया जाता है
क्योंकि यह अंशधारियों के लिए असुविधाजनक होता है। पश्चिमी देशों में कुछ मदिरा उत्पादक कंपनियां मदिरा की बोतलें निर्धारित मूल्यों पर लाभांश के बदले वितरित करती है। इसे वस्तुओं के रूप में लाभांश डिविडेंड इन काइंड के नाम से जाना जाता है। भारतीय कंपनियों में लाभांश का यह तरीका अभी प्रचलित नहीं है। संयुक्त लाभांश: जब लाभांश का कुछ हिस्सा नकद में तथा शेष संपत्ति के रूप में दिया जाता है तो वह संयुक्त लाभांश कहलाता है। भुगतान के अनुसार लाभांश 3 प्रकार का होता है: अंतरिम लाभांश, अतिरिक्त लाभांश और नियमित लाभांश। अंतरिम लाभांश: साधारणतया लाभांश की घोषणा कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। ऐसी स्थिति में इसे नियमित लाभांश कहा जाता है। किंतु कभी-कभी जब कंपनी यह महसूस करे कि व्यवसाय में लाभ पर्याप्त मात्रा में अर्जित कर लिए हैं, ऐसी स्थिति में वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही कुछ लाभांश घोषित कर देती है तो इसे अंतरिम लाभांश के नाम से जाना जाता है। कंपनी इस अंतरिम लाभांश के बाद अंतिम लाभांश भी घोषित करती। अतिरिक्त लाभांश: एक्स्ट्रा और स्पेशल डिविडेंड एक सुदृढ़ लाभांश नीति के लिए आवश्यक है। लाभांश की दर में अत्यधिक परिवर्तन न किया जाए। नियमित लाभांश दर वह दर होती है जिसके अनुसार पिछले कई वर्षों से लाभांश का भुगतान किया जा रहा है। यह कोई निश्चित या स्थायी दर नहीं होती है। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन लाभों की मात्रा अनुसार किया जा सकता है। अतिरिक्त लाभांश का प्रश्न तभी उठता है जब संस्था किसी वर्ष अप्रत्याशित या अत्यधिक मात्रा में लाभांश अर्जित करती है। ऐसी स्थिति में कंपनी नियमित लाभांश के अलावा कुछ अतिरिक्त या विशिष्ट लाभ भी देती है। अतिरिक्त लाभांश देने का उद्देश्य अंशधारियों को यह जानकारी देना होता है कि अतिरिक्त लाभांश की राशि अस्थायी है। नियमित लाभांश: एक कंपनी द्वारा वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित तथा साधारण वार्षिक सभा द्वारा पारित लाभांश भुगतान को नियमित भुगतान के नाम से जाना जाता है। लाभांश नीति का निर्धारण एवं प्रकार: लाभांश नीति के निर्धारण के लिए कोई सामान्य या सर्वमान्य सूत्र नहीं है जो प्रत्येक स्थिति में लागू होता है। लाभांश नीति प्रबंधकीय नीति और कंपनी की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सामान्यतः 3 प्रकार की लाभांश नीतियां पाई जाती हैं: कठोर लाभांश नीति, उदार लाभांश नीति और सुस्थिर लाभांश नीति। कठोर या अनुदार लाभांश नीति अपनाने पर प्रबंधक गण कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता एवं व्यवसाय को सर्वोपरि रखते हैं तथा अंशधारियों की वर्तमान आशाओं को गौण स्थान देते हैं। इस नीति में प्रबंधक लाभ का अधिकांश भाग व्यवसाय में पुनर्विनियोजित करना चाहते हैं तथा सदस्यों को लाभांश कम देते हैं। इसलिए इस नीति को कठोर लाभांश नीति कहा जाता है। इस नीति में भुगतान अनुपात पे आउट रेशियो बहुत ही कम या कभी-कभी शून्य भी होता है। एक विकासशील कंपनी जिसको सुधार एवं विस्तार के लिए पर्याप्त अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो, इस प्रकार की लाभांश नीति बुद्धिमत्तापूर्ण मानी जाती है क्योंकि दीर्घकाल में अंशधारियों को इससे लाभ होता है। किंतु ऐसी नीति अपनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह नीति अंशधारियों की धैर्य सीमा को पार न कर जाए। उदार लाभांश नीति: लिबरल डिविडेंड पॉलिसी: लाभांश की इस नीति में प्रबंधक लाभ के अधिकांश भाग का वितरण सदस्यों में लाभांश के रूप में कर देते हैं। कंपनी द्वारा लाभ का केवल उतना ही भाग प्रतिधारित रिटेंड किया जाता है जितना आवश्यक समझा जाए। इस नीति में भुगतान अनुपात उच्च होता है जैसे 90% या 95% प्रति 100 की आय में 95 रुपये लाभांश के रूप में वितरित कर दिए जाते हैं तथा व्यवसाय में केवल 10 से 5 रुपये ही रखे जाते हैं। इस नीति में सदस्यों के दीर्घकालीन हितों की अपेक्षा वर्तमान हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस नीति का पालन करने पर कंपनी में विकास एवं प्रतिस्थापना के लिए कोषों की कमी आ जाती है तथा अंशों के मूल्य में सट्टा बढ़ जाता है जिससे कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता को हानि होती है। सुस्थिर लाभांश नीति: लाभांश भुगतान की यह नीति दीर्घकालीन होती है। इसमें साधारणतः लंबी अवधि तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। इस नीति में कंपनी की भावी आवश्यकताओं तथा सदस्यों की वर्तमान अपेक्षाओं को समान महत्व दिया जाता है। साधारणतया जितना लाभ लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है लगभग उतना ही लाभ व्यवसाय में पुनर्विनियोजित भी किया जाता है। संपन्न वर्षों में साधारणतः उतना ही लाभांश दिया जाता है जितना कि सामान्य या प्रतिकूल वर्षों में। संपन्नता या अधिक लाभ वाले वर्षों में पर्याप्त कोषों का निर्माण कर लिया जाता है जिसका प्रयोग कम लाभ वाले वर्षों में लाभांश दर को स्थिर बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह एक मध्यम मार्ग की नीति है। लाभांश की प्रासंगिकता एवं लाभांश प्रमेय:
अनेक बार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी कंपनी के लिए लाभांश वितरित करना अंशधारियों के संपत्ति मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य की दृष्टि से प्रासंगिक है अथवा नहीं। इसके संबंध में दो तरह के विचार दिखाई देते हैं। प्रथम वर्ग में उन विचारों को शामिल किया था जिनके अनुसार लाभांश का वितरण कंपनी के संपत्ति मूल्य को प्रभावित करता था। लाभांश नीति अंशधारियों तथा कंपनी के लिए प्रासंगिक कह रहे हैं। इसमें वाल्टर तथा गार्डन के विचार महत्वपूर्ण हैं तथा उन्होंने अपने अपने प्रमेय भी दिए हैं। दूसरी तरफ मोदी, गिलियानी, मिलर जैसे उनका मानना है कि लाभांश का वितरण तथा प्रतिधारित अर्जनों का कंपनी के मूल्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आज हम लाभांश की प्रासंगिकता की 3 प्रमेयों में से पहले प्रमेय वाल्टर फॉर्मूले को पढ़ेंगे। लाभांश नीति के निर्धारण के लिए प्रोफेसर जेम्स ई वाल्टर ने एक बीजगणितीय सूत्र का प्रतिपादन किया जिसे वाल्टर फॉर्मूला कहा जाता है। इस फॉर्मूले की सहायता से कंपनी के प्रबंधक लाभांश नीति का निर्धारण इस प्रकार करते हैं कि कंपनी के अंशधारियों द्वारा किए गए पूंजी विनियोग के मूल्य में पर्याप्त अभिवृद्धि हो सके। यह निम्न मान्यताओं पर आधारित है। अंशों का बाजार मूल्य भविष्य में संभावित लाभांशों के वर्तमान मूल्य से प्रभावित होते हैं। व्यवसाय की प्रतिधारित अर्जनें भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभांश को प्रभावित करती है। अंशों के बाजार मूल्य का इन पर प्रभाव पड़ता है। वाल्टर के फॉर्मूले को अग्र प्रकार सारांशित किया जा सकता P बराबर डी बट्टा के ई प्लस आर ई माइनस डी बटे के ई पूरा बटा के ई। यहाँ P का मतलब प्राइस ऑफ शेयर, D का मतलब डिविडेंड पर शेयर, E का मतलब अर्निंग पर शेयर, R का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, KE का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द फर्म और कैपिटलाइजेशन रेट होती है। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आपको घर पर करना है। अब हम दूसरी प्रमेय अर्थात गार्डन फॉर्मूले या प्रमेय की बात करेंगे। गार्डन ने भी एक प्रमेय का निर्माण किया है जो वाल्टर से मिलता जुलता है। गार्डन के अनुसार कंपनी की लाभांश नीति का कंपनी के अंशों के बाजार मूल्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गार्डन के मॉडल में जो प्रमुख अंतर देखने को मिलता है वह यह है कि अंश का बाजार मूल्य अंश पर अनंत समय तक प्राप्त होने वाले लाभांश के वर्तमान मूल्य के बराबर होता है। इनकी गार्डन के मॉडल की मान्यताएं वोल्टर की तरह ही गार्डन का मॉडल ये स्पष्ट करता है कि विनियोग निर्णयों के लिए लाभांश निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। फर्म के विनियोग पर प्रत्याय दर स्थिर है। फर्म अपनी विनियोग क्रियाएं केवल समतांश पूंजी द्वारा करती है। गार्डन का मॉडल विनियोग में निहित जोखिम की उपेक्षा करता है, मानता है कि फर्म की बट्टा दर स्थिर है, निगम कर नहीं होते हैं। रिटेंशन रेशियो एक बार निर्धारित करने के बाद स्थिर रहता है। फर्म का निरंतर अस्तित्व रहता है। गार्डन का सूत्र इस प्रकार है P बराबर E कोष्टक 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस बी आर और P बराबर D अपॉन के ई माइनस जी। P मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर, E अर्निंग पर शेयर, D डिविडेंड पर शेयर, B रिटेंड अर्निंग या 1 माइनस पे आउट रेशियो, R रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बी आर या जी ग्रोथ रेट है जो बी गुणा आर होता है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आपको घर पर अभ्यास करना है। अब हम तीसरी प्रमेय मोदी, गिलियानी, मिलर की प्रासंगिकता बात करेंगे। मोदी, गिलियानी तथा मिलर का तर्क है कि फर्म की लाभांश नीति का फर्म की संपत्तियों के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि कंपनी ने लाभांश की दर नीची रखी है तो इससे प्रतिधारित अर्जन तथा कंपनी का शुद्ध मूल्य बढ़ जाएगा और यदि कंपनी ऊंची लाभांश दर घोषित की तो प्रतिधारित अर्जन शुद्ध मूल्य कम हो जाएगा। उनका कहना है कि फर्म का मूल्य लाभांश नीति से अप्रभावित अतः अंशधारियों की संपदा के लिए लाभांश अप्रासंगिक है। उनकी यह प्रमेय निम्न मान्यताओं पर आधारित है। व्यक्तिगत तथा निगम कर अनुपस्थित होते हैं। स्कंद निर्गमन लागतें नहीं होती हैं। लाभांश नीति का फर्म की पूंजी लागत पर कोई प्रभाव नहीं होता है। फर्म की विनियोग नीति फर्म की लाभांश नीति से स्वतंत्र होती हैं। भावी अवसरों के बारे में विनियोक्ताओं तथा प्रबंधकों के पास समान सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। मोदी, गिलियानी, मिलर ने निम्न सूत्र दिया है P0 बराबर P1 प्लस T1 अपॉन 1 प्लस KE। P0 बराबर अंश का प्रचलित बाजार मूल्य, P1 पहली अवधि के अंत में अंश का बाजार मूल्य, KE
समता पूंजी की लागत डिविडेंड टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। इस प्रकार आप आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आपको घर पर अभ्यास करना है। साथियों, इस प्रकार आज हमने लाभांश के बारे में अध्ययन किया तथा लाभांश निर्धारित करते समय कितना हमें कम लाभांश बांटना चाहिए था, कितना प्रतिधारित करना चाहिए, इस संबंध में 3 प्रमेय वाल्टर गॉर्डन तथा मोदी ग्लेन मिलर का अध्ययन हमने किया है। धन्यवाद साथियों।